भारत में पितृसत्तात्मक सोच का दबदबा है। ऐसे में महिलाओं को अक्सर आर्थिक तौर पर पिता, पति या फिर पुत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर इनमें से कोई उनकी मदद से इनकार करता है या उनका हक मारता है तो उनके लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि कानून में महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त करने की कोशिश की गई ताकि वे पिता या पुश्तैनी संपत्ति में अपना हक ले सके। बेटी को मायके की संपत्ति में बेटे के बराबर का हक दिया गया। इस बारे में पहले कई किंतु परंतु थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में दिए अपने एक फैसले में यह साफ कर दिया कि बेटी और बेटा दोनों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक होगा। हमारे देश में पिता की संपत्ति पर बेटियों के अधिकारों से संबंधित क्या प्रावधान है, इसको लेकर बहुत से लोगों में जानकारी का आज भी अभाव है। खासकर महिलाओं को इसकी कम जानकारी होती है। बहुत सी महिलाएं ये मानकर चलती हैं कि संपत्ति से उनका कुछ भी लेना देना नहीं। इसके अलावा तमाम सामाजिक परंपराओं की वजह से भी बेटियां पिता की संपत्ति में अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। आज हम आपको बेटियों के पिता की संपत्ति, मां की बेटे की संपत्ति और पति की संपत्ति पर महिलाओं के हक संबंधी कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। तो आपका कानून के इस एपिसोड में हम बात करेंगे संपत्ति पर महिला अधिकारों की। संपत्ति पर महिलाओं का क्या अधिकार है, पैतृक संपत्ति में बेटियों का क्या अधिकार है, कैसे तय होता है गुजारा भत्ता, क्या बहू पैतृक संपत्ति पर दावा कर सकती है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम इसको लेकर क्या कहता है। तमाम इसके अलावा भी होंगे सवाल जो आपके जहन में है, जो हमारे जहन में है। तो आप भी अपने सवाल हमसे पूछिए, जानिए कैसे मिलेगा आपको आपका हक, कैसे करेंगे आप अपने अधिकारों की रक्षा। देश के जाने माने वकील और एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों का जवाब। आप हमें मेल कीजिए आपका कानून.sansartv@gmail.com पर। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर वागेश्वरी देसवाल हैं। आप प्रोफेसर हैं विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय। स्वागत है डॉक्टर वागेश्वरी आपका। साथ ही रेखा अग्रवाल हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट। रेखा जी जानी मानी वकील हैं, बहुत स्वागत है रेखा जी आपका। और डॉक्टर राजीव नंदा हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। डॉक्टर राजीव, बहुत स्वागत है आपका। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मेरा सवाल है रेखा जी, मैं आपसे शुरू कर लेना चाहती हूँ कि जब महिलाओं की संपत्ति में अधिकार की हम बात करते हैं, एक ज़माना था जब मिताक्षरा और दायभाग कानूनों में महिलाओं को ना के बराबर, नहीं के बराबर अधिकार मिला। समय काल परिस्थितियां बदली और ऐसे ऐसे करके महिलाओं को उनका हक मिलता गया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने और भी स्थितियां जो हैं वो साफ कर दी। लेकिन महिलाओं की संपत्ति में अधिकार को लेकर अगर हम वर्तमान की स्थिति को समझना चाहें तो क्या है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक तो महिलाओं को बिल्कुल भी पैतृक संपत्ति में किसी भी तरीके से कोई तरीका अधिकार नहीं मिलता था, उनको वंचित रखा गया था। ये एक जैसे कि जिसको हम कहते हैं कि पेट्रियार्कल सोच हमारे देश के अंदर अभी तक जो चलती आ रही है कि लड़की जो है पराया धन समझी जाती है, कि एक बार उसने जन्म ले लिया हमारे परिवार के अंदर, उसके बाद भी वो बड़ी होके अपने ससुराल चले जाएगी और उसका अपने पिता के घर से कोई भी तरह का नाता नहीं रहेगा। जो उसका अगर आर्थिक कोई भी उसका अधिकार होता है तो उसके अपने ससुराल के अंदर ही होगा, पिता की संपत्ति से उसका नाता नहीं रहेगा। परंतु ये जो सोच है 2022 के अंदर, इन सारी इस तरह की जो रूढ़िवादी जो सोच मैं कहूँगी जो चल रही थी, जिससे महिलाओं को हर तरीके का आर्थिक नुकसान होता था, वो 2022 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से जो था वो ख़त्म हो गया। परंतु अभी भी बहुत दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद में भी महिलाओं को अपने अधिकार को क्लेम करने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। और बहुत ही कम ऐसे परिवार होंगे जो सामाजिक तरीके से या कानूनी तरीके से इतने ज़्यादा अपने आप को समझदार समझते हैं और जो कानून को मानते हैं। अभी भी जो सामाजिक सोच यही है कि लड़की को अपने पिता की संपत्ति के अंदर अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और एज अ लॉयर मैं कई बार देखती हूँ कि मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स आती, जो लड़कियाँ आती हैं जो शादीशुदा अक्सर होती हैं, जब वो मेरे को बोलती हैं कि हमारे जो पिता का देहांत हो गया है या पिता अगर जीवित भी हैं
तो भी हमें कोई भी तरह का अधिकार जो है पिता की संपत्ति में नहीं मिल रहा है, क्योंकि जबकि पिता के हाथ में भी जो संपत्ति है वो उनकी खुद की कमाई भी खुद की अर्जित नहीं है, वो दादा लई संपत्ति है। तो ना तो कई बार पिता को देने को तैयार होते हैं अपनी संपत्ति के अंदर अधिकार, और अगर पिता जीवित नहीं रहे तो उसके बाद में जो भाई होते हैं वो तो बिल्कुल भी अपनी बहनों को अधिकार नहीं देना चाहते। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अभी महिलाओं को अपना जो अधिकार मिलना चाहिए वो इतना आसान नहीं है, और उसके लिए उनको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, पार्टीशन का केस, बंटवारे का केस फाइल करना पड़ता है। उसके अंदर उसके बाद भी जो एक जो अड़चन पड़ जाती है कोर्ट के अंदर, वो ये होता है साबित करना कि जिस संपत्ति के अंदर वो अधिकार मांग रही हैं, क्या वो पैतृक संपत्ति है या पिता की खुद की स्वयं अर्जित संपत्ति है। क्योंकि अगर वो स्वयं से अर्जित करी गई है पिता की, तो उसके अंदर उस संपत्ति का बंटवारा तभी हो सकेगा बराबर का, मतलब बेटे और बेटियों में फर्क नहीं होगा। वो तभी हो सकता है जब पिता ने कोई वसीयत ना छोड़ी हो। अगर पिता कोई वसीयत छोड़ गए हैं, जिस वसीयत के अंदर अगर उन्होंने अपनी बेटी को कोई अधिकार नहीं दिया है, तो जो सेल्फ एक्वायर्ड या जो खुद से अर्जित करी हुई प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर बेटी को अधिकार नहीं मिलेगा जब तक पिता उसको दे के ना जाए। तो इस तरह की समस्याएं जो हैं अभी भी, अगर मैं कहूँ कि प्रैक्टिकल हम वास्तविकता में देखें, किताबों में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं, हम कोई भी फैसला आता है हम उसका स्वागत भी करते हैं, परंतु वास्तविकता के अंदर महिलाओं को एक बहुत लंबी लड़ाई करनी पड़ती है जब जाके उनको अपने पिता की संपत्ति में कोई भी तरह का अधिकार मिलता है। अगर यहाँ तक कि कोई लड़की जो है शादीशुदा अगर हो जाती है, शादीशुदा ना भी हो, तो अगर वो अपने पिता की संपत्ति में कुछ मांगती है, कुछ अधिकार क्लेम करती है, तो उसको एक बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है, और समाज उसको देखता है, देखो अपने पिता की संपत्ति के अंदर अपने भाइयों का हिस्सा जो है उसको मांगने के लिए आ गई है। ये एक बहुत रूढ़िवादी सोच डॉक्टर वागेश्वरी काम करती है कि लड़की जो है वो पराया धन है, और शादी के बाद आप पराई हो गई तो कम से कम अगर आप कष्ट में भी हैं तो भी आप कोई क्लेम नहीं कर सकती अपने मायके से, चाहे संपत्ति हो या भरण पोषण हो। अब उसके बाद आपको उस हाल पे छोड़ दिया जाता है। ऐसे में क्या ऑप्शंस बचते हैं महिलाओं के पास, लड़कियों के पास? क्योंकि मैम ने बताया कि तमाम कानूनी प्रावधान होने के बावजूद भी प्रैक्टिकल लाइफ में अड़चनें बहुत हैं। ये बहुत अच्छा सवाल उठाया अमृता आपने, कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये हमारा कि हमारा कानून कहता है कि हम अपनी बेटियों को पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार दें, वो हम नहीं देते जी। दूसरी तरफ एक कानून है जो कहता है हम अपनी बेटियों को दहेज ना दें, वो हम देते हैं कानून के विरुद्ध जाके जी। और फिर हम क्या कहते हैं, हमने लड़कियों की शादी में इतना खर्चा किया, हमने उन्हें दहेज दिया, शादी के बाद उनके बच्चे हुए, उन फंक्शंस पे हमने खर्चा किया, तो हमने लड़कियों का जो हिस्सा था उनकी पैतृक संपत्ति में एक तरीके से हमने वो जो खर्चे किए उसमें हमने उसका हिस्सा पूरा कर दिया। जैसे कि हमने अपने लड़कों की शादियां तो मुफ्त में कर दी, और फिर उसके बाद उसके जो बीवी बच्चे घर में आए उन पे तो हमने कोई खर्चा किया ही नहीं, उनके कोई फंक्शंस पे हमने खर्चा नहीं किया। ये जो एक रूढ़िवादी सोच है ये क्यों है? जैसे कि हमारा जो सत्ता है, जो हमारे यहाँ जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें ये रूढ़िवादी सोच इसलिए है क्योंकि हमने हमेशा से औरतों को एक निचले स्तर पे रखा है, जिसमें कि अब जब शादी होकर के पराया धन कह के हमने उसे बचपन से पाला पोसा, उसे अगले घर में भेज दिया, और हमें क्या लगता है कि लड़कियों के पास सोचने समझने की कम शक्ति होती है। उसको अगर हमने संपत्ति में अधिकार दे भी दिया ना, तो उस संपत्ति के ऊपर डिसीजंस तो सारे उसका पति लेगा। तो उसको अगर हम संपत्ति में अधिकार दे रहे हैं तो हम एक बाहर वाले को अपनी प्रॉपर्टी में इंटरफियर करने का अधिकार दे रहे हैं। तो यही तो कारण है जब हम ऑनर किलिंग्स जैसी बातें सुनती हैं, वो क्यों होती हैं वो चीज़ें, क्योंकि हमें लगता है कि एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग माइंड वाली लड़की अगर अपना फैसला ले रही है कि मैं इस लड़के से शादी करूंगी, तो कल को वो संपत्ति में भी अधिकार मांगेगी। तो इस तरीके की जो एक बोल्ड लड़की है, एक इंडिपेंडेंट लड़की है, उसको हमें पहले ही रोक देना है, नहीं तो बाकी लड़कियां भी। ये सब एक चैलेंज है पेट्रियार्कल सोसाइटी के लिए। तो द प्रॉब्लम इज़ कि हमें शुरू से ही अपनी डॉटर्स को एम्पावर करने की ज़रूरत है, जिसके लिए उन्हें एजुकेट करें, और ये जो पराया धन वाला पुराना नोशन है ना, उसको हम डिस्कार्ड कर दें। अगर हम उसे एजुकेट करेंगे और लड़कों के बराबर ही पालेंगे पोसेंगे, उतना ही इंडिपेंडेंट बनाएंगे, तो क्या होगा, कल को उसे गुजारे के लिए किसी आदमी के मुंह की तरफ नहीं ताकना पड़ेगा। आज के दिन क्या है, हम उसके लिए लड़का ढूंढते हैं जो कद में उससे लंबा हो, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, उससे ज़्यादा कमाता हो, उम्र में उससे बड़ा हो, शादी करके उसे उस लड़के के घर भेज देते हैं।
दो बर्तन होंगे, खड़केंगे, आपस में डिफरेंसेस होंगे तो ऐसे में लड़की अपने आप को रिसीविंग एंड पे पाती है। तो फिर नेचुरली उसको मेंटेनेंस चाहिए, वो चाहती है कि किसी तरीके से वो फाइनेंशियली सिक्योर हो। तो ये जो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, मैं कहती हूँ केवल उसके पति के ऊपर नहीं होनी चाहिए, उसके परिवार वालों की भी बराबर की जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटियों को भी वैसे ही सिक्योर करें जैसे हम अपने बेटों को करते हैं। और क्यों नहीं कर सकते? जब कानून ये बात कह रहा है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें ये करने से रोक रही है? बिल्कुल। डॉक्टर राजीव, बेटी पैतृक संपत्ति पर कब दावा कर सकती है और क्या विवाहित बेटी पिता की संपत्ति पर दावा कर सकती है? लेकिन इसमें मैं ये भी ज़रूर चाहूँगी कि आप दर्शकों को समझाएं कि वो कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जब बेटी दावा नहीं कर सकती या उसे वो संपत्ति नहीं मिल पाती। बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है जहाँ तक कि हिंदू सक्सेशन एक्ट का सवाल है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो 1956 का कानून है, सन 2005 से पहले ये फ़र्क था कि जो पैतृक संपत्ति थी वो केवल कोपार्टनर्स जो लड़के हुआ करते थे उनके अंदर विभाजित की जा सकती थी। लेकिन 2005 में सरकार अमेंडमेंट लेके आई थी सेक्शन 6 के अंदर। उसके मुताबिक उस अमेंडमेंट के बाद लड़कियों को भी उतना ही अधिकार होने लगा जितना कि एक लड़के को को-पार्टनर के तौर पे अधिकार था। फिर बाद में ये विवाद हुआ था कि क्या उससे पहले की तारीख में लड़कियों को इस बात का हक रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर उसको विनीता शर्मा की जजमेंट एक आई थी सुप्रीम कोर्ट की 2020 में, जिसमें ये क्लैरिफाई कर दिया गया था कि उस जजमेंट उस 2005 की अमेंडमेंट के पहले की भी जो संपत्ति है उसके लिए भी बेटियां हकदार रहेंगी। हकदार, अब आपके सवाल का जवाब कि वो कैसे और किस परिस्थितियों में रहेंगी और कब वो उसकी मांग कर सकती हैं। जिस दिन उनका जन्म होता है वो उस दिन कोपार्टनरी के अंदर आ जाती हैं और जिस दिन वो आ जाती हैं उनका विभाजन मांगने का, पार्टीशन सीक करने का राइट अक्रू हो जाता है, उस दिन उसका राइट बन जाता है। अब जहाँ तक ये सवाल रहा कि वो किस परिस्थिति में अपने पिता की संपत्ति के हकदार नहीं रहती जी। अगर पिता को वो संपत्ति वारिसान के तौर पे मिली या अपने फादर दादाओं के तौर पे मिली थी तो पिता अपनी बेटी को बेदखल नहीं कर सकता चाहते हुए भी। लेकिन अगर वो पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो उस सूरत में पिता अगर चाहे तो अपनी बेटी को वंचित कर सकता है, ऐसा कानून की स्थिति है। लेकिन बाकी किसी भी स्थिति में जो 2005 की अमेंडमेंट के बाद की स्थिति है कि वो कोई किसी से भीख नहीं मांग रही है। सरकार ने, इस वक्त की सरकार ने अमेंडमेंट के थ्रू उनका ये हक दिया है कि आपका हक है कि आप पैतृक संपत्ति में बराबर एज ए को-पार्टनर हकदार हैं। ठीक है डॉक्टर रेखा, अगेन मैं आपके पास आना चाहूँगी कि जो बेटियां हैं अगर शादी होकर दूसरे घर में चली गई, खुदा न खास्ता अगर पति की डेथ हो जाती है, अगर यहाँ पे स्थिति अगर वसीयत वाली बात आती है कि पिता ने बेटी को उसमें नाम ही नहीं दिया, जगह ही नहीं दिया, जैसे कि आपने बताया कि वैसी स्थिति में बेटी क्लेम नहीं कर सकती, और इधर ससुराल में भी उसकी स्थिति इतनी डावाडोल है कि पति चला गया और उसके लिए कुछ संपत्ति भी नहीं छोड़ के गया। ऐसी स्थिति में अगर वो इतनी सक्षम नहीं है कि खुद कमा खा सके, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, तो उसके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? क्योंकि ये भी कानून है कि वो ससुर की जो संपत्ति है उस पर वो क्लेम नहीं कर सकती, तो ऐसे में क्या ऑप्शंस देता है ऐसी महिलाओं को कानून? अमृता जी, इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग रोज़ अपने वकालत के करियर पेशे में देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली अगर किसी महिला के पति का देहांत हो जाता है तो बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं जो अपनी बहू को अभी भी इज्जत के साथ अपने परिवार के अंदर रखते हैं। कई बार उसको एक पनौती की तरह समझा जाता है और उसको घर के बाहर निकाल दिया जाता है। अगर ऐसी स्थिति के अंदर अगर महिला सक्षम नहीं है, यानी कि उस घर की जो बहू है वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं है, आर्थिक तरीके से वो कमज़ोर है, तो वो अपने सास ससुर से अपेक्षा करती है कि वो उसकी रखवाली करेंगे, उसको गुजारा भत्ता देंगे और साथ साथ उसको संपत्ति के अंदर भी हिस्सा देंगे। देखिए, दोनों चीज़ें अलग हैं। संपत्ति में हिस्सा एक चीज़ है और गुजारा भत्ता अलग चीज़ है जी। तो दोनों सिचुएशंस के अंदर
जो बहू है वो अपने सास ससुर से कोई भी तरह की अपेक्षा नहीं कर सकती है जब तक वो ये कोर्ट में ना साबित कर दे कि उसको वही मिल सकता है जो उसका पति का है। उसको अपने सास ससुर की संपत्ति में कोई भी चीज़ का क्लेम करने का अधिकार नहीं है। तो अगर उसके पति के नाम पर कोई भी संपत्ति नहीं है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में, अब मैं यहाँ पे ज़रूर, आपने बहुत अच्छी बात को मेरे को पूछा, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अक्सर जो लड़के जिस समय उनकी शादी की उम्र होती है उस समय उनके पास कोई संपत्ति ज़्यादा कर नहीं होती, खासकर अगर मकान की बात करें, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति नहीं होती है। अब वो अगर या तो अपने पिता की बिजनेस के अंदर उनको एज अ पार्टनर दिखाया होता है, कई बार उसको एम्प्लॉय की तरह भी दिखाया होता है इनकम टैक्स को बचाने के लिए, और कई बार लड़के होते हैं वो सिर्फ एक सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे सैलरीड होते हैं, उन्होंने अपना एक मकान नहीं बनाया होता है। पर जब शादी करने को जब लड़की वाले जब जाते हैं अपनी बेटी के लिए, जब वर ढूंढते हैं, तो सबसे पहले वो देखते हैं कि लड़के के पास घर है कि नहीं। उस समय वो ये नहीं पूछते कि ये घर किसका है, बल्कि इस तरह के सवाल पूछना गलत समझा जाता है। तो एक जो मकान जो ससुर का होता है या सास का होता है, उस घर को देख के अक्सर लड़की वाले अपनी बेटी की शादी कर देते हैं कि हाँ, कम से कम मकान तो खुद का है, हमारी लड़की है, उसके सिर के ऊपर छत रहेगी। पर वहीं अगर पति का देहांत हो जाता है तो उसको उस घर में से निकाल दिया जाता है। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन के अंदर जो मैं जैसे कि मैंने पहले कहा कि उस जो विधवा लड़की हो गई है उसको अधिकार सिर्फ अपने पति की संपत्ति में है, सास ससुर की संपत्ति में नहीं है। परंतु यहाँ पर ऐसी महिलाओं के लिए जो घरेलू हिंसा 2005 का कानून है वो बहुत फायदेमंद होता है। और यहाँ पर अगर वो पत्नी जो है, जो उस घर की बहू है, अगर उस घर के अंदर वो रहती आई है इतने सालों से, एक गृहस्थी का जीवन निकालती है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके जो सास ससुर भी हैं वो उसको उस घर से निकाल नहीं सकते। हालांकि उसको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। मालिकाना हक मिलना अलग चीज़ होती है, रहने का हक अलग चीज़ होती है। तो मालिकाना हक तो नहीं मिलेगा। हाँ, पर जहाँ पर हम गुजारा भत्ता की बात करते हैं उसके अंदर 3 चीज़ें आ जाती है जिसको हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो जो मकान है उसके अंदर उसको कम से कम अपने सिर पे छत जरूर मिलती है, उसको एक आश्रय जरूर मिलता है, और उस आश्रय के सहारे वो अपने जीवन को निकाल सकती है। गुजारा भत्ता उसे कम से कम मिल सकता है। डॉक्टर राजीव, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि एक बेटी, अब इसमें यह भी देखना होगा कि बेटी विवाहित है या अविवाहित, अगर वो शारीरिक, मानसिक या असामान्यता या चोट के कारण खुद का खर्च नहीं उठा पाती तो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत अपने पिता से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। इसे लेकर मैं और चाहूंगी कि आप इसको और विस्तार से समझाएं कि इसमें क्या बेटी का अविवाहित होना जरूरी है? बेटी का विवाहित होना या अविवाहित होना उस समय फर्क डालता है कि जब उसकी आय का स्रोत जो है वो अगर उसका हस्बैंड है और उसका हस्बैंड उसका भरण पोषण कर सकता है, तब तो वो अपने पिता से या भाई से या किसी और जो मायके वाले हैं उनसे नहीं ले सकती। लेकिन अगर उसका पति नहीं है और उस स्थिति में या तो तलाक की स्थिति हो चुकी है या फिर वो विकलांगता की, जिस तरीके से आप बात करिए, कोई हेल्पलेसनेस है किसी तरीके से, उस स्थिति में वो जी बिल्कुल कानून के अंदर प्रोविजंस हैं कि 125 भी है और भी कानून के अंदर प्रोविजंस हैं, मेंटेनेंस एक्ट के अंदर भी है, हर जगह पे डीवी एक्ट में, जैसे कि रेखा जी ने अभी बताया कि वो मैट्रिमोनियल होम से उनको बाहर नहीं निकाल सकते, उनका राइट टू लाइफ वहाँ पे रहेगा, भले ओनरशिप नहीं होगी, लेकिन इस तरीके से वो राइट टू मेंटेनेंस जो है उनका बनता है। वो विवाहित या अविवाहित होने पे सिर्फ इतना ही पड़ेगा फर्क कि अगर उनके हस्बैंड जिंदा हैं तो हस्बैंड की जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, ठीक है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिसे लेकर मैं डॉक्टर वागेश्वरी आपके पास आना चाहूँगी कि बेटे की संपत्ति में माँ के अधिकार की अगर हम बात करें, माँ अगर विधवा है और जाहिर तौर पे उसके पास कोई बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं है, अगर इस केस में बेटे की अगर डेथ भी हो जाती है तो क्या जो बेटा है उसकी संपत्ति पर सिर्फ उसके बच्चों का और उसकी पत्नी का अधिकार है या माँ का भी उतना ही अधिकार है? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें बेटे की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का, तो 2 तरीके से इसका जो है विभाजन होगा। अगर तो उसने अपनी वसीयत बना दी है तो वसीयत में वो जिसे चाहे अपनी संपत्ति दे सकता है, चाहे वो सिर्फ अपने बच्चों को दे, सिर्फ बेटे को दे, सिर्फ अपनी पत्नी को दे, अपनी माँ को भी उसमें हिस्सा दे,
पड़ोसियों को दे, चैरिटी में दे दे, वो उसकी मर्जी है। जो उसकी सेल्फ फंड प्रॉपर्टी है उस पर किसी का अधिकार नहीं होता। और जिस पे कि वो विल से अगर वो करता है उसका डेवोल्यूशन, लेकिन अगर वो बिना विल बनाए गुजर जाता है तो फिर हम इसे कहते हैं इंटरस्टेट सक्सेशन। तो उस स्थिति में उसकी संपत्ति पे अधिकार होता है उसकी माँ का, उसकी पत्नी का और उसके बच्चों का, सबका बराबर हिस्सा होता है। ठीक है। और एक सवाल रेखा जी, मेरे एक दर्शक ने पूछा है, अभी जस्ट मुझे ईमेल पे ये सवाल प्राप्त हुआ है कि अगर पति नहीं है और जो घर है वो सास ससुर ने बेच दिया, क्योंकि वो अपनी बहू के भरण पोषण की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं और घर पर भी वो अपने रहने का अधिकार भी ना मांगे, तो घर भी उन्होंने बेच दिया, ऐसी स्थिति में कोई ऑप्शन है क्या उसके पास? देखिए, अगर घर बिकी गया है तो जो पत्नी है वो उसको चैलेंज कर सकती है कि भाई या तो वो कहेगी कि इस संपत्ति के अंदर मेरे पति का भी अधिकार था। अगर पति का अधिकार था तब तो वो उसको चैलेंज कर सकती है कि जो पति का अधिकार था वो मेरे पास अपने पति के देहांत के बाद में मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर वो डिवॉल्व करता है। पर अगर पति का अधिकार था ही नहीं उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो उसको कहीं पर अगर चैलेंज करती भी है कोर्ट में तो उसको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। और अगर संपत्ति बिक चुकी है तो अब तो जैसे कहते हैं कि कुछ बचा नहीं है उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज करने के लिए। जो घरेलू हिंसा का जो कानून था उसके तहत अगर उससे समय से अगर उसने मुकदमा नहीं करा हो, कंप्लेंट अपनी दर्ज नहीं करी हो, तो जो एक आश्रय की बात जो मैंने कही थी और अभी राजीव जी ने भी बात करी मैट्रिमोनियल होम की, तो वो मैट्रिमोनियल होम तो खत्म हो गया। जब वो उसका अस्तित्व ही नहीं रहा तो उसको कोर्ट में चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति के अंदर जो भी महिला ऐसी सिचुएशन को फेस करती है उसको सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और समय से अपना जो केस है कोर्ट के अंदर फाइल करके उसमें एक स्टे का ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं स्थगन आदेश, वो ले लेना चाहिए कि जो मेरे ससुर हैं या सास है वो इस संपत्ति को बेच ना पाए। ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो जिसके ऊपर डीवी एक्ट के अंदर है, ये सिर्फ उस संपत्ति के ऊपर होगा जो उसका मैट्रिमोनियल होम होगा। ये ऐसी हर संपत्ति जो उसके सास ससुर की थी, जहाँ पे उसके पति का भी कुछ लेना देना नहीं था, सिर्फ सास ससुर की थी, वहाँ पे कोई अधिकार नहीं बनता, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल इतना महत्वपूर्ण और संवेदनशील टॉपिक है कि लगातार सवाल मन में आते जा रहे हैं और मेल पर भी लगातार आ रहे हैं कि अगर जैसे पति है उसने दूसरी शादी कर ली, पत्नी को तलाक नहीं भी दिया, कई बार बिना तलाक दिए भी लोग शादी कर लेते हैं, हालांकि ये अपने आप में कानूनी अपराध है, लेकिन वैसे में क्या ऑप्शंस बचते हैं उन महिलाओं के पास? वो क्लेम कर सकती हैं भरण पोषण के लिए, इस तरह के तमाम सवाल आ रहे हैं। जी रेखा, देखिए ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप उस दूसरी औरत की बात कर रहे हैं या पत्नी की बात कर रहे हैं? नहीं, जो पहली पत्नी थी उसकी। जो पत्नी है उसको उसने अपनी संपत्ति से भी बेदखल कर दिया, कुछ नहीं। देखिए अगर पत्नी जो है उसके अधिकार वहीं के वहीं रहेंगे। अगर उसका पति दूसरी शादी कर लेता है तो पहली बात तो बिना तलाक दिए जो दूसरी शादी है वो अवैध है, उसको आप कानूनी दर्जा नहीं दे सकते। तो जो पत्नी है उसको अपने पति की संपत्ति में हर तरह का अधिकार रहेगा, चाहे वो दूसरी शादी करता है चाहे वो तीसरी शादी करता है। उसके लिए वो कोर्ट जाए, उसको कोर्ट में जाके उसके अंदर अगर वो ये साबित कर देती है कि मेरे पति ने शादी करी है तो उसको उसके लिए कंप्लेंट करनी पड़ेगी, कंप्लेंट केस फाइल करना पड़ेगा इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 494 के तहत कि जी मेरे पति ने ये दूसरी शादी कर ली, जबकि मेरा जो अभी विवाहित स्टेटस है अभी तक चल रहा है, हमारा कोई तलाक नहीं हुआ है। तो पत्नी के अधिकार जो है पति किसी भी सूरत के अंदर नहीं ले सकता। क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर वागेश्वरी, ये जो कानूनी बारीकियां हैं हम और आप डिस्कस कर रहे हैं और कितने महत्वपूर्ण तरीके से इसको समझना चाह रहे हैं, लेकिन सोचिए उन औरतों का जो शायद इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है औरतों का जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जिन्हें शायद इतनी बारीकियां तो बहुत दूर की बात है, उन्हें ये भी नहीं पता है कि हमारा हक भी है कुछ इस तरह का। वो तो यही मानती हैं कि शादी के पहले पिता के संरक्षण में, फिर पति के संरक्षण में, फिर बेटे के संरक्षण में और जिंदगी भर संरक्षण में, और हमारे क्या अधिकार हैं वो उनको पता ही नहीं चलते हैं और इसी संरक्षण में रहते रहते वो इस दुनिया से विदा हो जाती हैं। महिलाओं में इस तरह की जागरूकता लाना, कानूनी की जो ये बारीकियां हैं उन तक पहुँचाना कितना ज़रूरी हो सकता है, और ऐसे में फ्री लीगल एड जो हमारे हैं, चाहे DSL हो या फिर नेशनल लेवल पर भी है, जिला स्तर पर भी है, उनकी भूमिका भी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। अमृता, ये कैसी विडंबना है हमारी कि रिश्तों को बांध के रखने की सारी जिम्मेदारी लड़कियों की है। अगर मैं पैतृक संपत्ति में मैं अपना अधिकार मानती हूँ तो मेरा भाई मुझे मेरा अधिकार नहीं देना चाहेगा और लोग मुझ पे उंगलियां उठाएंगे। ये कैसी लड़की है, मतलब इसको घर परिवार की कोई फिक्र नहीं है, अपने भाइयों का हक लेना चाहती है। तो ये कैसा रिश्ता है जिसे निभाने के लिए मुझे अपना अधिकार
छोड़ना पड़ेगा। इतने सारे ऐसे मामले आते हैं हमारे सामने जिसमें कि वो अगर बहन को नहीं भी पता, या तो उससे ज़ोर ज़बरदस्ती करके रिलिंक्विशमेंट डीड लिखवा लेते हैं, गिफ्ट डीड लिखवा लेते हैं कि उसने अपने भाई के फेवर में अपना हिस्सा कर दिया है। या फिर कई बार ऐसे भी मामले होते हैं कि जब बहन आनाकानी करती है ना, तो किसी और लड़की को उसकी बहन बना के तहसील में ले जाके उससे रिलिंक्विशमेंट डीड लिखवा देते हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं जिसके बारे में कि हर एक लड़की को जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें लीगल एड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरा जो मिसकॉन्सेप्शन है ना, हमारे यहाँ पता है भाई भी क्यों रिलक्टेंट हैं प्रॉपर्टी देने में। अक्सर ये बात एक बड़ी मेरे को सुनने में आती है, अरे दो जगह क्यों हिस्सा लेगी, ये यहाँ भी लेगी, आगे जा कर के भी हिस्सा लेगी। तो मैं एकदम साफ बताना चाहती हूँ, लड़कियों को आगे जाके कोई हिस्सा नहीं मिलता। उनको हिस्सा मिलता है केवल अपने पति की संपत्ति में, और वो भी तब जब पति का देहांत हो जाता है। बिल्कुल। तो लड़कियों के किस हिस्से की हम बात करते हैं जिसका हवाला देकर के हम उनके पैतृक संपत्ति से उनका अधिकार जो है छीन लेते बिल्कुल, हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। और यहाँ पे कानूनी जागरूकता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसलिए हमारा ये जो शो है वो आपके लिए है। एक लास्ट कमेंट जो है डॉक्टर राजीव मैं चाहूंगी आप दें, चूंकि वक्त की कमी है। इसमें जागरूकता जो है ना वो हमें बेसिक लेवल से लाने की ज़रूरत है। हमें स्कूल लेवल, बिल्कुल, पंचायत लेवल, गांव के लेवल पे एक वॉर स्केल पे इस बात की शुरुआत करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये सब कागजी बातें कागजों में रह जाती हैं कि अमेंडमेंट है, हम यहाँ इस तरीके के टीवी शोज में या कहीं वर्कशॉप्स में डिस्कशन होती है और उसके बाद में यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं जाके डिस्कशन होती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि हम बेसिक लेवल पे, स्कूल लेवल पे, पंचायत लेवल पे, जमीनी स्तर पर इसको फैलाना, इनको और घर के स्तर पर परिवार जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है किसी भी समाज के, देश की। आपका ये अधिकार है, आप किसी से भीख नहीं मांग रही हैं। आपका अपने पिता की संपत्ति में अधिकार है, अपने दादा की संपत्ति में अधिकार है। जिस तरीके से ये कहा जाता है कि डॉटर इन लॉ का जो है वो अपने पति के शू में स्टेप इन करती है, वो तो ठीक है, लेकिन जब वो डॉटर इन लॉ की जगह सिर्फ डॉटर है, तो चाहे वो विवाहित है, अविवाहित है, किसी भी तरीके से है, उसका हक है, उसको कानून के अंदर हक दिया गया है, और ये हक कोई भीख नहीं है किसी तरीके से। बिल्कुल। और एक बात जी मैम बताइए। कार्यक्रम खत्म होने से पहले बस एक बात मैं कहना चाहूंगी जो हम सभी फोरम्स पे कहते हैं, और ये बात हम सभी को माननी है और जिंदगी में अपनानी है, न दहेज न महंगी शादी, बेटी को देंगे संपत्ति आधी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और एक और महत्वपूर्ण बात, जैसा कि अभी डॉक्टर राजीव ने भी कहा, मैं हमेशा अपने इस शो में एक बात करती हूँ कि जो कानूनी शिक्षा है वो इतनी महत्वपूर्ण है, और इसको सिर्फ एक एजुकेशनल जो प्रोफेशनल डिग्री बनाकर ना रखा जाए, इसको मतलब स्कूल लेवल से बच्चों को, प्राइमरी लेवल से इसका एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। मुझे लगता है कि ये मुद्दा संसद में आना चाहिए कि लीगल एजुकेशन कितनी महत्वपूर्ण है। हम मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन ये जो जिंदगी के कदम कदम पर जुड़े हुए अधिकार हैं जो हमारे कई बार जिंदगी के पर भारी पड़ जाते हैं, उन्हें जानना कितना जरूरी हो जाता है। और इसलिए आप देखते रहिए संसद टीवी का ये शो आपका कानून। हमारे खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सवाल बहुत ज्यादा है, वक्त की कमी है, लेकिन लेना पड़ेगा आपसे विदा। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।